नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, भारत जलवायु परिवर्तन के स्थायी समाधान के लिए नेतृत्व प्रदान करने की भूमिका में तेजी से उभर रहा है। श्री मोदी ने राज्यों से पर्यावरण संरक्षण के सर्वोत्तम तरीकों को सीखने और पूरे देश में से सफलतापूर्वक लागू करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा और विकास के लिए काम करती है। श्री शाह आज से 2 दिन के बिहार दौरे पर। प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषणों की पुस्तक का आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में विमोचन किया गया। भारत ने रूस यूक्रेन संघर्ष में आपसी द्वेष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत स्वच्छ ऊर्जा के परिदृश्य को बदलने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज वर्षा हुई। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया। और क्रिकेट में भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच आज शाम नागपुर में खेला जाएगा। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत तेजी से समस्याओं के स्थायी समाधान निकालने में एक नेता के रूप में उभर रहा है। गुजरात के एकता नगर में वर्चुअल माध्यम से राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। हमने दुनिया को दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी स्पीड और हमारा स्केल शायद ही कोई उसको मैच कर सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर लाइफ मूवमेंट, बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत नए दृष्टिकोण और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। जब भारत अगले 25 वर्षों के अमृत काल के लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है, मुझे विश्वास है आपके प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा में भी मदद मिलेगी और भारत का विकास भी उतनी ही तेज गति से होगा। आज भारत तेजी से विकसित होती इकोनॉमी भी है और निरंतर अपनी इकोलॉजी को भी मजबूत कर रहा है। हमारे फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है और वेटलैंड्स का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से आग्रह किया कि वे वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एकजुट होकर काम करें। भारत ने 2017 तक नेट जीरो का टारगेट रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है और जब ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रीन जॉब के लिए भी बहुत अवसर पैदा होते हैं और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। श्री मोदी ने सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने और अगली पीढ़ी के लिए पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी को बढ़ाने का भी आह्वान किया। हमारे जो पर्यावरण मंत्री आज आए हैं, मैं उनको आग्रह करूंगा कि आप भी अपने राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के हमारे अभियान को भी ताकत मिलेगी। इसके लिए हमें पंचायतों, स्थानीय निकायों, स्वयं सहायता समूहों, वहां से लेकर MSMEs तक को हर किसी को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने राज्यों से पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को सीखने और उन्हें पूरे देश में सफलतापूर्वक लागू करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संबंधी केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में राज्यों के बीच स्वस्थ स्पर्धा पर जोर दिया। इनमें जैव ईंधन नीति, वाहन स्क्रैप नीति और पर्यावरण संरक्षण के लिए भविष्य की रूपरेखा बनाना शामिल है।
श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे के बिना देश का विकास और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार नहीं हो सकता। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे परिवेश पोर्टल का उपयोग करके पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाएं। इससे पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जीवन को आसान बनाने, जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों से निपटने, वानिकी प्रबंधन, प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण, वन्यजीव प्रबंधन, प्लास्टिक और कचरा प्रबंधन आदि पर ध्यान दिया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी इस अवसर पर मौजूद थे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्री और सचिव हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों पर पुस्तक का विमोचन आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन परिसर में किया गया। इस पुस्तक का नाम है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स। पुस्तक में नए भारत के बारे में प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि मई 2019 से मई 2020 तक के प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषणों पर आधारित इस पुस्तक में मोदी सरकार के विचार संकलन और निर्णय लेने की प्रतिबद्धता प्रस्तुत की गई है। उन्होंने कहा कि सुधार, कार्य प्रदर्शन और सुशासन इस सरकार के मंत्र हैं, जिन्होंने लोगों के जीवन का कायाकल्प कर दिया। श्री नायडू ने इस प्रयास के लिए प्रकाशन विभाग की सराहना की। मैं मन में बहुत प्रसन्न हूं। इस पुस्तक के विमोचन का कार्यक्रम में भाग लेने का सौभाग्य मुझे मिला है कि जो मेरा भाषण के शुरुआत में ही मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय का हार्दिक बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने एक अच्छा काम की तरफ अच्छी रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। श्री नायडू ने कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि अल्प समय में ही अपेक्षित क्षमताएं बढ़ाई गईं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में अर्थव्यवस्था, संस्कृति के संरक्षण, स्वच्छ और हरित भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा खेल सहित विभिन्न विषयों पर प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। श्री ठाकुर ने कहा कि ये पुस्तक इतिहासकारों, बुद्धिजीवियों और आम लोगों को सरकार के विभिन्न उपायों की जानकारी देने का अनूठा अवसर उपलब्ध कराती है। केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि पुस्तक में महिलाओं और सीमांत वर्गों के प्रति चिंता दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया। समारोह में सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल, आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक डॉ वसुधा गुप्ता, प्रकाशन विभाग की महानिदेशक मोनीदीपा मुखर्जी और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये पुस्तक नए भारत के निर्माण के लिए लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। ये लक्ष्य जन भागीदारी से प्राप्त किया जा सकता है। नया भारत आत्मनिर्भर और चुनौतियों को अवसरों में बदलने में सक्षम होगा। पुस्तक में प्रधानमंत्री के मई 2019 से मई 2020 के बीच दिए गए 86 भाषणों का संकलन है। हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित ये पुस्तक प्रकाशन विभाग के बिक्री काउंटर और सूचना भवन की पुस्तक दीर्घा में उपलब्ध रहेगी। इसे प्रकाशन विभाग की वेबसाइट और भारत कोश प्लेटफॉर्म से भी ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। अमेजॉन और गूगल प्ले स्टोर पर भी ये पुस्तक उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-42
42। 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। कार्यक्रम अभ्यास में भौतिक भूगोल और मानसून पर मैं प्रोफेसर रमाश्रय प्रसाद आ रहा हूं आपके सवालों के जवाब के साथ इस शनिवार रात्रि 9:30 पर। सुनना ना भूलें। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार। मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम। मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री नीतीश कुमार ने श्री लालू यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाकर बिहार के लोगों के साथ धोखा किया है। पूर्णिया में आज जनभावना सभा में गृह मंत्री ने श्री नीतीश कुमार पर कुर्सी की खातिर राज्य के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। श्री नीतीश कुमार और श्री लालू यादव की आलोचना करते हुए श्री शाह ने कहा कि वे दोनों स्वार्थ और सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा और विकास के लिए कार्य करती है। मैं आज सीमावर्ती जिलों के 4 जिलों के मेरे भाइयों बहनों को ये जरूर कहने आया हूँ कि जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं तब यहाँ जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूँ ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है यहाँ पर। गृह मंत्री ने लोगों से 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने का आग्रह किया। श्री शाह ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह की जयंती पर उन्हें याद किया। सबसे पहले आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जयंती है। मैं बड़े मन से उनको प्रणाम कर श्रद्धा सुमन देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। दिनकर जी की कविताओं ने न केवल आजादी के आंदोलन को धार दी, उनकी लेखनी ने भारतीय संस्कृति को भी मजबूती प्रदान करने का काम किया। श्री शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य के लिए मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली विकसित कर रही है। नई दिल्ली में पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में श्री मांडविया ने कहा कि 1,20,000 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों तक पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रही हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 217 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 14,91,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 5,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई और 6,000 लोग ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.71% है। वर्तमान में 45,281 रोगियों का इलाज चल रहा है। और अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, भारत जलवायु परिवर्तन के स्थायी समाधान के लिए नेतृत्व प्रदान करने की भूमिका में तेजी से उभर रहा है। श्री मोदी ने राज्यों से पर्यावरण संरक्षण के सर्वोत्तम तरीकों को सीखने और पूरे देश में इसे सफलतापूर्वक लागू करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा और विकास के लिए काम करती है। श्री शाह आज से 2 दिन के बिहार दौरे पर। प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषणों की पुस्तक का आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में विमोचन किया गया।
भारत ने रूस यूक्रेन संघर्ष में आपसी द्वेष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत स्वच्छ ऊर्जा के परिदृश्य को बदलने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज वर्षा हुई। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच आज शाम नागपुर में खेला जाएगा। भारत ने रूस यूक्रेन संघर्ष में आपसी द्वेष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के मुद्दे पर श्री जयशंकर ने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों पर भी इसका असर पड़ रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि ये दौर युद्ध के लिए नहीं है और भारत तत्काल युद्ध रोके जाने और राजनयिक माध्यम से बातचीत पर जोर देता है। The need of the hour is to end this conflict in Ukraine and return to the negotiating table. This council is the most powerful contemporary symbol of diplomacy. It must continue to live up to its purpose. The global order that we all subscribe to is based on international law, UN Charter, and respect for the territorial integrity and sovereignty of all states. These principles too must be upheld without exception. विदेश मंत्री ने कहा कि शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अन्याय के खिलाफ संघर्ष जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद को इस बारे में सशक्त और सर्वसम्मत संदेश देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति को किसी भी हाल में जवाबदेही से बचना नहीं चाहिए। मैक्सिको ने रूस और यूक्रेन के बीच स्थायी शांति के लिए समिति बनाए जाने का प्रस्ताव दिया है। मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो लुइस एब्राड ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में प्रस्ताव पेश करते हुए सुझाव दिया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस और अन्य नेताओं को समिति में शामिल किया जाना चाहिए। स्थानीय मीडिया की खबरों में कहा गया है कि समिति बनाने का सुझाव शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति के साथ हुई बैठक के बाद आया है। दोनों नेताओं की बैठक में श्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कथन का अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन सहित विश्व के कई देशों ने स्वागत किया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समेकित जैव परिशोधन संयंत्रों के नवाचार मिशन की रूपरेखा की शुरूआत करने की घोषणा की है। डॉक्टर सिंह ने अमेरिका में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्रवाई मंच में सतत जैव ऊर्जा और जैव परिशोधन संयंत्रों पर आयोजित पहले गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मिशन का उद्देश्य अगले 5 वर्ष में अधिक से अधिक वैश्विक सहयोग और ऊर्जा अनुसंधान, विकास और कार्यक्षमता के लिए वित्त पोषण में बढ़ोतरी करना है। उन्होंने कहा कि भारत महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा हिस्सेदारी के साथ साथ देश में ऊर्जा परिदृश्य को बदलने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने के लिए सहमति व्यक्त की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज नागपुर में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। रविवार 25 सितंबर को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बुजुर्गों की सुरक्षा। आप अपने सवाल हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 9289094044। आप इस पते पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं एक कदम और AIRnews@gmail.com। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं।
आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से करोड़ों लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आज की कड़ी में हम आपको सरकार के उन प्रयासों के बारे में बताएंगे जिन्होंने आम जीवन को सुगम और सरल बना दिया है। नया भारत हमारी बढ़ती आकांक्षाओं के अनुरूप जीवन को सुगम बना रहा है। वर्ष 2014 से सरकार ने जीवन की सुगमता और व्यापार में सुगमता दोनों को बेहतर बनाने पर बल दिया है। वर्ष 2002 से 2014 तक मेट्रो निर्माण प्रतिवर्ष 20 किलोमीटर था, जो वर्ष 2014 से 2022 तक 63 किलोमीटर तक चला गया। डिजिटल पेमेंट से रोजमर्रा की जिंदगी को काफी आसान बना दिया गया है। भीम जैसे पेमेंट ऐप ने छोटे दुकानदारों को फायदा दिया है। शहरी जीवन में देखा जाए तो अटल मिशन अमृत के अंतर्गत 118 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया गया और 97 लाख घरों में सीवर की व्यवस्था की गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। योजना के अंतर्गत अब तक 3 करोड़ 26 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराई जा चुकी है। 87,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाओं से लोगों को 50 से 90% से अधिक की बचत हुई है। एलपीजी कनेक्शन ने लीकेज और बिचौलियों को दूर किया है। इस योजना में 29 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। पिछले 8 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य आम आदमी के लिए जीवन की सुगमता हासिल करना है। सरकार ने देश के सामान्य नागरिक की जिंदगी में होने वाली मुश्किलों को कम करने के लिए रिफॉर्म का रास्ता चुना है। देश में टैक्स भरने की प्रक्रिया में बहुत सुधार आया है। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए अब महीनों इंतजार नहीं करना पड़ा। प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन और पीएफ का पैसा निकालने के लिए पहले आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। बिजली कनेक्शन लेना आसान हुआ है। रेलवे रिजर्वेशन कराना आसान हुआ है। जो पासपोर्ट पहले महीनों में मिलता था, अब 1 हफ्ते के भीतर भीतर मिल जाता है। मई 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्व सत्यापन को बढ़ावा देने के बजाय राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र के सत्यापन को समाप्त करने का निर्णय लिया, जो भारत के युवाओं में विश्वास को बढ़ाता है। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने अब तक 25,000 से अधिक अनुपालन कम किए हैं। बैंकों या अन्य संस्थानों से ऋण को आसान बनाने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में एक मंच तैयार किया, जिसने एमएसएमई, गृह, ऑटो और व्यक्तिगत ऋण सहित विभिन्न प्रकार के क्रेडिट उत्पादों की पेशकश की। पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए सरकार ने पेंशन नीति के साथ साथ पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण में कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का अर्थ है नागरिकों की अधिक भागीदारी, नवाचार, नवीनतम तकनीकों का उपयोग और पारदर्शिता। इसके अंतर्गत प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 1 फरवरी 2022 को संसद में केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा था कि आम जीवन को सुगम बनाने में राज्यों की सक्रिय भागीदारी मैनुअल प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और केंद्र और राज्य के एकीकरण से निर्देशित होगा। ये सभी नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए एकल बिंदु पहुंच बनाने में मदद करेगा और मानकीकरण और अतिव्यापी अनुपालनों को हटाने में मदद करेगा। This government aims to bring greater ease of living in the lives of its citizens. Digital payments are gaining acceptance everywhere, including by the government. Use of technology is an effective way to ensure this. Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan was launched on 5th March 2019. The scheme aims at providing 3,000 rupees per month as pension on attaining the age of 60 for good quality of life and ease of living, maintaining a cleaner environment and ensuring sustainable energy use in absolutely vital. आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम
ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तेज वर्षा से जनजीवन पर असर पड़ा है। दिल्ली NCR में कई स्थानों में जल भराव के कारण लोगों को बहुत परेशानी हुई। मौसम विभाग ने आज राजधानी दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अधिकतर स्थानों पर वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज संकेत भाषा दिवस है। संयुक्त राष्ट्र ने 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय संकेत भाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य सुनने की समस्या से ग्रस्त लोगों तक सूचना और संचार की पहुंच सुनिश्चित करना और संकेत भाषा के महत्व के प्रति आम जनता को संवेदनशील बनाना है। इस वर्ष संकेत भाषा दिवस का विषय है संकेत भाषाएं हमें जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए गए उपहारों की ई-नीलामी चल रही है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें 1222 स्मृति चिन्हों को शामिल किया गया है। उपहार का न्यूनतम आधार मूल्य 100 रुपये और अधिकतम मूल्य 5 लाख रुपये रखा गया है। आज दिव्यांग बच्चों सहित 350 से अधिक बच्चे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय देखने के लिए पहुंचे। इन उपहारों को संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। आकाशवाणी से बातचीत में संग्रहालय के निदेशक तिमसुनारो जमीर ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को इन उपहारों को देखने के लिए आमंत्रित किया गया। Today is International Day of Sign Languages. As you are aware, we have the display of the mementos presented to the Honorable Prime Minister at display here at NGMA. So we thought that it is an excellent day for us to celebrate both diversity as well as the grand gesture of our Honorable Prime Minister, who has gifted all the gifts that he has been given by the people of India. नई दिल्ली में अटल आदर्श विद्यालय में शिक्षक AH खान ने बताया कि बच्चे प्रधानमंत्री को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों को देखकर बहुत खुश हुए। मैं AH खान अटल आदर्श विद्यालय लोधी रोड से हूँ। आज प्रदर्शनी में हमारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं और बहुत ही उत्सुकता के साथ इस प्रदर्शनी को देखा। इसमें मोदी जी को इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ भी मिला है गिफ्ट के तौर पे, वो यहाँ ला करके वो जमा करते हैं और इसका जो भी बिकता है, इसकी जो प्राइस होती है, ये सारा जो है नमामि गंगे में जाता है। बच्चे बहुत खुश हैं और उनको नई नई जानकारियां मिल रही हैं। फिर उनको एक पैकेट भी मिला हुआ है खाने के लिए। बच्चे बहुत खुश हैं। भारत ने अमेरिका में कैलिफोर्निया के लिए गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड से पादप आधारित उत्पादों की पहली खेप भेजी है। अनूठे कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण एपिडा ने वीगन फूड श्रेणी के तहत पादप आधारित मांस उत्पादों की पहली खेप का निर्यात सुगम बनाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, भारत जलवायु परिवर्तन के स्थायी समाधान के लिए नेतृत्व प्रदान करने की भूमिका में तेजी से उभर रहा है। श्री मोदी ने राज्यों से पर्यावरण संरक्षण के सर्वोत्तम तरीकों को सीखने और पूरे देश में से सफलतापूर्वक लागू करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा और विकास के लिए काम करती है। श्री शाह आज से 2 दिन के बिहार दौरे पर। प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषणों की पुस्तक का आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में विमोचन किया गया। भारत ने रूस यूक्रेन संघर्ष में आपसी द्वेष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत स्वच्छ ऊर्जा के परिदृश्य को बदलने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज वर्षा हुई। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक
समाप्त हुआ। नमस्कार।